कंटेनमेंट जोन में या हॉटस्पॉट्स में नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति इस आधार पर दी गई है कि मौजूदा दिशा निर्देशों का एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन हो। परंतु इन दिशा निर्देशों की गलत व्याख्या के कारण कुछ आशंकाएं खासकर इंडस्ट्री के मन में थी कि फैक्ट्री में कोविड पॉजिटिव केस पाए जाने पर फैक्ट्री के सीईओ को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सजा हो सकती है या फैक्ट्री को 3 महीने के लिए सील किया जा सकता है। इसलिए कल गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि 15 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जरूरी ये है कि सभी वर्क प्लेसेस, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में राष्ट्रीय निर्देश, स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूरी तरह से अनुपालन हो। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को 24 मार्च के दिशा निर्देशों में अनुमति थी, उन उद्योगों को फिर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन औद्योगिक गतिविधियों को लॉकडाउन से पहले चलाने का लाइसेंस था, उनको फिर से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि दिशा निर्देशों के बारे में सही जानकारी इंडस्ट्रीज और फील्ड यूनिट्स तक पहुंचाएं, ताकि लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 6 इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया था, जो अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। जो टीमें पहले से जा चुकी हैं, उनमें से 2 का फीडबैक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंदौर की टीम ने रिपोर्ट किया है कि इंदौर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 जोन बहुत क्रिटिकल हैं। टीम ने मऊ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग में जो सर्वे टीम्स कार्यरत हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा की। टीम ने पाया कि किट्स, पीपीईज, मास्क और अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। लॉकडाउन का भी अनुपालन ठीक ठाक है। इसके अलावा टीम ने दिव्यांगजनों के लिए स्थापित सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स, हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, पीडीएस की दुकान, माइग्रेंट कैंप्स इत्यादि का भी दौरा किया। आईएमसीटी ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, जैसे कि जनप्रतिनिधि, एनजीओज, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, किसान, ट्रेडर्स इत्यादि। टीम ने एक और वहां पहल देखी। मंडी को डीकंजेस्ट करने के लिए सरकार ने सौदा पत्र की सुविधा दी है, जिसके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान बिना मंडी जाए गेहूं व्यापारियों को बेच सकता है। आईएमसीटी ने मेदकवास गांव में सौदा पत्र डायरेक्ट एग्री मार्केटिंग का उपयोग कर चुके किसान और ट्रेडर के साथ इसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी ली। आईएमसीटी निरंतर प्रशासन के साथ चर्चा कर रही है कि किस प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग की मॉनिटरिंग को और भी पुख्ता की जाए, टेस्टिंग और सैंपलिंग फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, सौदा पत्र के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए और स्लम्स एवं बस्तियों में पौष्टिक राशन की सप्लाई बढ़ाई जाए। टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया। अब मैं आपको मुंबई की आईएमसीटी टीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी।
आईएमसीटी ने धारवी, गोवंडी और वडाला के स्लम एरियाज का दौरा किया। धारवी के कंटेनमेंट जोन में उन्होंने पाया कि चूंकि लोग कम्युनिटी टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्रतिबंध के बावजूद उन्हें घर के बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि उपयुक्त लोकेशंस को ढूंढकर उन पर पोर्टेबल टॉयलेट्स को लगाया जाए, जिससे कि कम्युनिटी टॉयलेट्स के अनुपात में वृद्धि हो। धारवी में प्रशासन होम क्वारंटाइन पर निर्भर है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया कि लगभग 2000 से 3000 लोगों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की सुविधा का उपयोग किया जाए, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए और स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सर्वेलेंस टीम्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। टीम ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स, कोविड हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन वगैरह का भी दौरा किया और सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर एनजीओज के साथ काफ़ी विचार विमर्श किया। आईएमसीटी ने इस पर भी चर्चा की कि किस प्रकार नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का मुद्दा हल किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री और सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सभी आईएमसीटीज अपने सुझाव और विचार राज्य सरकारों के साथ साझा कर रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम मिलकर स्थिति में सुधार लाएं और कोविड-19 को फैलने से रोकें। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूं हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल से भारत में कोविड-19 की टोटल एडिशनल संख्या 1684 केसेस आए हैं, which takes our total confirmed cases to 23,077. Total cases under medical supervision are 17,610. कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, which takes की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। जहां तक वो जिले हैं जिनमें अभी तक कोई केस आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि वे जिले ग्रीन जोन में ही बने रहें और कोई भी इंपोर्टेड केस उस जिले में ना आए। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल एजुकेशन मंत्री साथ में हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के अब तक के किए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कंटिन्यूअस अलर्ट रहने की इश्यू जो नीड है उसको हाईलाइट किया। उन्होंने राज्य से अधिक केसेस रिपोर्ट करने वाले या कम डबलिंग रेट वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हाई केस मॉर्टेलिटी वाले जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि लाइफ सेव करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य से यह इंश्योर करने के लिए अनुरोध किया कि बीमारी के साथ अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच ना हो। किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाती है। पर्टिकुलरली क्योंकि यह इन्फेक्शियस डिजीज है तो बहुत जरूरी है कि उससे संबंधित पेशेंट को हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएं। इसके लिए कम्युनिटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाने की, एनकरेज करने की बहुत ज़रूरत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने देश में किए एफर्ट्स के बारे में अपना यात्रा को साझा किया। उन्होंने विशेष रूप से यह हाईलाइट किया कि भारत के मैनेजमेंट एफर्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंटेनमेंट एफर्ट्स इन दोनों ट्विन प्रिंसिपल्स पर काम किया है। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बातचीत की। उन्होंने रेड क्रॉस से सफिशिएंट ब्लड स्टॉक्स को इंश्योर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा
कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए जरूरत हो तो डोनर्स को पिक और ड्रॉप करने जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएं। उन्होंने रेड क्रॉस को सुझाव दिया कि वे रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें जिन्हें ब्लड डोनेशन के लिए मोबिलाइज किया जा सकता है। उनसे प्राप्त कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा को कोरोना अफेक्टेड पेशेंट के अर्ली रिकवरी के लिए भविष्य में यूज करने का स्कोप हो सकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने के लिए कोविड-19 सेवा ट्विटर हैंडल शुरू करने की घोषणा भी की, जिससे कि ट्रेंड एक्सपर्ट द्वारा रियल टाइम में ऑथेंटिक हेल्थ और पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के पंचायत के सरपंचों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। सरपंचों ने लॉकडाउन मेजर्स को मेंटेन रखने के से संबंधित अपने अनुभवों और प्रयासों को भी शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के दौरान ही हम बेस्ट और सच्चा पाठ सीखते हैं और कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है, जो है आत्मनिर्भरता। उन्होंने पंचायतों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर मजबूत करने के लिए और बेटर विजिलेंस के लिए कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी अपील की। आज हम लोगों के साथ डायरेक्टर एनसीडीसी डॉक्टर एसके सिंह और साथ ही मेंबर नीति आयोग डॉक्टर वीके पाल भी उपस्थित हैं। वह चेयरमैन है एम्पावर्ड कमेटी ग्रुप 1, जो कि मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्दर ऐड करें। धन्यवाद। एनसीडीसी प्लीज फर्स्ट। आज मैं आपको भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सर्विलेंस और रिस्पांस सिस्टम, जो कि पूरे हमारे देश के 734 जिलों और 37 राज्यों में फैला हुआ है, इस पर बीमारी में किस प्रकार ये सर्विलेंस सिस्टम अपना योगदान दे रहा है और किस प्रकार इस सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से हम न केवल राज्यों से बीमारी के डाटा को एकत्र कर पा रहे हैं, बल्कि साथ ही उस डाटा का हम इफेक्टिव एनालिसिस करके, जिसमें कि एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस को साथ में इस्तेमाल करते हुए हम एयरपोर्ट से जो चालू हुआ था, एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग डाटा को कम्युनिटी डाटा से जोड़ने के माध्यम से और फिर उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हुए हमने लाइव डैशबोर्ड तैयार किया, जिस डैशबोर्ड में स्पेशल सर्विलेंस सिस्टम का डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल डायरेक्ट कैप्चर होता था, जिसमें न केवल हम सर्विलेंस का डाटा कैप्चर करते थे, बल्कि लॉजिस्टिक और हॉस्पिटल और क्वारंटाइन और आइसोलेशन बेड्स का भी डाटा कैप्चर करते थे। साथ ही इसमें पीपीई की आवश्यकता और उसका भी एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये अनुमान लगाया गया कि अगर हमारे केसों की दर या केस किस गति से आगे बढ़ेंगे, उसके अनुसार हमको कितने बेडों की आवश्यकता होगी, कितने हॉस्पिटल्स की आवश्यकता होगी, कितनी लॉजिस्टिक्स प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी। ये भी इस पर्टिकुलर सर्विलेंस सिस्टम का एक मुख्य काम था। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर सर्विलेंस सिस्टम का एक मुख्य काम होता है विभिन्न मंत्रालयों में एक कोऑर्डिनेशन नेटवर्क स्थापित करना, क्योंकि जैसा कि हम सब लोगों को जो मालूम है कि ये बीमारी, जिसमें कि न केवल एक उचित हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, बल्कि एक इफेक्टिव इलाज भी मौजूद नहीं है। तो आज जो विश्व स्तर के सभी देशों में जो हमारी इस बीमारी में कारगर हथियार सिद्ध हुआ है, वह है कम्युनिटी सर्विलेंस। प्रमुख हथियार है इस पर्टिकुलर बीमारी में, जिससे कि हम सर्विलेंस के द्वारा जिन भी लोगों में ये बीमारी किसी भी रूप में है, चाहे वो हमको सिम्टोमेटिक रूप में मिले, चाहे एसिम्टोमेटिक रूप में मिले या माइल्ड सिम्टोमेटिक रूप में मिले, उन सभी संक्रमित लोगों को हम जल्दी से जल्दी कम्युनिटी सर्विलेंस माध्यम से चिन्हित कर सकें और उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन में तुरंत एडमिट कर सकें, जिससे कि ये लोग समाज में रह के बीमारी का और फैलाव होने से रोक पाए हम उसको। साथ ही एक मुख्य अंग इसका है जो कि हमारा लॉकडाउन से हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन चेन को कट करने का एक माध्यम मिला है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको एक बहुत ही मुख्य धारदार हथियार हमारी कम्युनिटी सर्विलेंस को पैना करने के लिए दिया है, वो है लॉकडाउन। मैं आपको इस पर्टिकुलर माध्यम से आगे ये बताऊंगा कि किस प्रकार लॉकडाउन ने हमारे जो इस सर्विलेंस नेटवर्क है उसको किस तरीके से प्रभावित किया।
साथ ही मैं इसका एक और अंग आपको बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने भी हमको इस सर्वेलेंस सिस्टम को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी इस सर्वेलेंस सिस्टम की मुख्य इकाई है डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस सिस्टम नेटवर्क, जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस नेटवर्क, जो कि डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और डीएम के माध्यम से हम लोग हेल्थ सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को साथ साथ लाने में तैयार हुए हैं। और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से हमने जो इस सर्वेलेंस सिस्टम के मुख्य अंग हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट में हाउस टू हाउस सर्च, जो कि एक हमारा कंटेनमेंट जोन का प्रमुख एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम सर्च करके जो भी लोग आंशिक रूप से या संक्रमित होते हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करके उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं। और सैंपल कलेक्ट करने में अगर पॉजिटिव पाया जाता है या उनके कॉन्टैक्ट्स पाए जाते हैं तो कॉन्टैक्ट्स को हम क्वारंटाइन में विस्थापित करते हैं और केसेस को हम लोग आइसोलेशन हॉस्पिटल में करते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन सर्वेलेंस सिस्टम के माध्यम से न केवल हम कम्युनिटी में इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी कर पाते हैं, बल्कि एक कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सेंट्रल सर्वेलेंस टीम के माध्यम से हम जिला स्तर से लेके राज्य स्तर से लेके केंद्र स्तर तक एक मॉनिटरिंग और सुपरविजन का नेटवर्क भी स्थापित कर पाते हैं। अगर आप इसी प्रकार देखेंगे कि सर्वेलेंस सिस्टम ने विभिन्न फेजेस में किस प्रकार से हम आगे चले हैं, तो आप पाएंगे कि आज हमारे इस सर्वेलेंस सिस्टम के माध्यम से 9,45,000 करीब लोगों को हम लोग पूरी निगरानी में रखे हुए हैं। इससे हम ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से जनता को देना चाहेंगे कि ये सर्वेलेंस सिस्टम जो कि पूरे देश के जिले में फैला, हर जिले में फैला है, उसने 9 लाख पॉसिबल इन्फेक्टेड पर्सन्स को किस प्रकार एक अपनी निगरानी में रखा है, पैनी निगाह से, जैसे कि उनमें किसी भी प्रकार कोई भी लक्षण अगर इसमें संभावित नजर आता है तो उनका तुरंत सैंपल लिया जाता है, भले ही ये क्वारंटाइन फैसिलिटी में हो या कम्युनिटी में होम आइसोलेशन क्वारंटाइन में हो। इन दोनों ही स्थितियों में अगर किसी को कोई सिम्टम डेवलप होता है तो उसका सैंपल लिया जाता है। जैसा कि आप इस ग्राफ के माध्यम से मैं दिखाने का आपको प्रयास करूंगा कैसे दिनों दिन हमारा ये सर्वेलेंस सिस्टम सबसे पहले, जबकि भारत में एक भी केस नहीं था, 23 जनवरी से ही चालू हो गया था और 23 जनवरी से ही हम लोग विभिन्न लोगों को अपनी इस निगरानी के क्षेत्र में लाने लगे थे। और इसी का हमें फलस्वरूप पहला जो हमारा केस आइडेंटिफाई हुआ, दूसरा केस आइडेंटिफाई हुआ, हमको यही सर्वेलेंस सिस्टम ने हमारी मदद की इन सबको जल्दी चिन्हित करने में और इस बीमारी के फैलाव को रोकने में। इसी प्रकार अगर आप आगे देखेंगे तो किस प्रकार के हमारे आगे के जो मेजर्स लिए गए, जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को मैं आपके सामने निर्धारित करना चाहूंगा। पहला माइलस्टोन था जब हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोका। आप इस सब के साक्षी रहे हैं कि जिस प्रकार इंटरनेशनल ट्रैफिक रुका तो उसी ने हमको मदद की कि बाहर से, क्योंकि यह बीमारी बाहर से आई है, तो उनके माध्यम से जो संक्रमित लोग बाहर के ट्रैफिक के माध्यम से हमारे देश में आ सकते थे, उनका आने पे हमने एक सीमा तक अंकुश लगाया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बीमारी आदमी के शरीर में चलती है, इसीलिए हम किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग मैकेनिज्म से पूरी तरह हर चीज को एयरपोर्ट, पोर्ट या पॉइंट ऑफ एंट्री पर नहीं रोक सकते। कुछ ना कुछ लोग जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं होते लेकिन कीटाणु होते हैं, ऐसे लोग इंक्यूबेशन पीरियड में बहुत संभावना है कि हमारी सोसाइटी में एंटर कर जाते हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से आगे का जो ट्रांसमिशन चेन है कम्युनिटी में वो आगे पनपता है। और बीमारी जो कि आप मुख्य तरह जानते होंगे, मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा कि यह बीमारी एक इस प्रकार की है कि अर्ली फेज में इसका ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जिससे कि लक्षण आने के पहले भी यह बीमारी दूसरे लोगों को लग सकती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारे को 25 मार्च को एक कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति मिली तो हमने ये पाया कि कम्युनिटी में एक दूसरे व्यक्ति का संपर्क तीसरे व्यक्ति से ना हो पाए, संक्रमित व्यक्तियों का संपर्क असंक्रमित व्यक्तियों से ना हो पाए, ससेप्टेबल पॉपुलेशन और इन्फेक्टेड पॉपुलेशन एक दूसरे से दूर रहे, ताकि कि कम्युनिटी में जो इंटरनल ट्रांसमिशन की चेन है वो कट कर सकें। तो इसी का फलस्वरूप आप देखेंगे कि जिस गति से हमारे देश में इस केसेस के फैलाव को एक बिल्कुल निरंतर स्थिरता प्रदान हुई है, वो लॉकडाउन से हुई है। उसके बाद की अगली हमारी एक और आवश्यकता जो कल हमारे सीके मिश्रा साहब ने आपको बताया था कि टेस्टिंग को हमने किस तरीके से आगे बढ़ाया। टेस्टिंग ने भी हमें इसमें एक सफलता प्रदान की और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाना था वो उसके हम काफी हद तक एक अंकुश लगा पाए।
इसमें मैं आपको 4 माइलस्टोन मुख्य रूप पर बताना चाहूंगा, जो कि हमारे लॉकडाउन के 4 हफ्तों को दर्शाता है। पहले 2 हफ्ते जैसा कि आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव केसेस हमारे कितने रहे, 1251 थे पहले, वो 4421 हुए दूसरे हफ्ते के अंत में। इसमें हमारा डबलिंग टाइम जो आप देखते होंगे रोजाना, और जिससे कि आप सभी काफी हद तक वो भी जानकारी भी आपको मिल चुकी होगी कि हमारा डबलिंग टाइम इसमें डिक्रीज हुआ था। कारण क्योंकि जो इन्फेक्टेड लोग हमारी कम्युनिटी में आ गए थे, उन सब लोगों को अगले 14 दिन में किसी न किसी रूप में लक्षण के माध्यम से सामने आना ही था, और उनके आने के दौरान हमारा डबलिंग टाइम या हमारा केस एक सीमा से बढ़ना था। लेकिन उसी के फलस्वरूप आप अगले 2 हफ्ते में देखेंगे कि 7 से लेकर 20 अप्रैल तक हमारे इसमें हमने देखा डबलिंग टाइम में किस तरीके का इजाफा हुआ, या हमने अपने केसों को दुगना करने की रफ्तार में किस प्रकार एक रोकने और एक ब्रेक लगाने की उस पद्धति में सफलता पाई। तो यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो हमारा डबलिंग रेट 9 दिन तक पहुंच गया है, यह एक दिखाता है कि जो पेंडेमिक एक गति से तेजी से फैलाव कर रहा था दुनिया में, जिसने बहुत सारे देशों को अपने उसमें ले लिया है, वो उस पेंडेमिक पे हम किस हद तक अपने इन प्रयासों के दौरान कुछ हद तक रोक लगा पाए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं चेयरमैन एम्पावर्ड ग्रुप 1 विच इज डीलिंग विद मेडिकल इमरजेंसी एंड मैनेजमेंट प्लान। सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सिंह की बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करना चाहूँगा कि इस 1 महीने में देश ने कोविड आउटब्रेक को कैसे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, ज़ोरदार तरीके से काबू में लाने में सक्सेस अचीव करी है। तो एक तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे इस ग्राफ पे कि हम 8.6 लगभग 9 दिन के ऊपर डबलिंग कर रहे हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम 3 दिन की अब एवरेज लें तो हम बड़ी खुशी से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये डबलिंग अब जो है 10 दिन पे हो रही है। आप ये लेके चलिए कि अब ये डबलिंग जो है वो 10 दिन से हो रही है, और आप देख सकते हैं कि कहाँ वो 5 दिन में हो रही थी और 10 दिन में हो रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अभी इसके आगे और भी फ़ायदे होने वाले हैं। ये एक ग्राफ है जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, और मैंने वहीं से मैं बात करना शुरू करूँगा। आप इसको मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें हमारी जो सारी सोच, अचीवमेंट, एक्शन, मेहनत सारी एक तरह से मैं कहूँगा छुपी हुई है। अगर हम मार्च 21 पे वापस जाते हैं, बिल्कुल बॉटम पे जाइए, तो हम उस पॉइंट पे थे कि हमारी डबलिंग 3 दिन में केसेस की होनी शुरू हो गई थी। तब हमारे 300 केस थे लगभग, और 3 दिन 3.2, 3.3 लगभग उस रेट पे हम चले हुए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई उसके बाद में, और माहौल बदल गया। आप देखेंगे कि लगभग 23 मार्च को एक मोड़ आता है। अगर मैं इस पे दिखाने की कोशिश करूं तो ये 23 मार्च है, यहाँ पे मोड़ आता है, वो नीचे की तरफ आना शुरू हुए। आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस ग्राफ बिकॉज दिस इज इंडियाज अचीवमेंट, इंडियाज ट्रैक रिकॉर्ड एंड व्हाट इंडिया कैन अचीव इन सच सिचुएशंस। तो 23 मार्च को हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन बदल गया। 3 दिन वाली डबलिंग रेट की बजाय हम चल पड़े 5 दिन वाली डबलिंग रेट के ऊपर। इसका महत्व ये है कि जब कोविड में हम ऐसे स्टेप लेते हैं उनको बचाने में, तो हमें इफेक्ट देखने के लिए लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि आज स्टेप लेंगे तो ट्रांसमिशन चेन टूटेगी और उसका फ़ायदा हमें 14 दिन बाद, 15 दिन, 18 दिन बाद दिखना शुरू होगा। तो ये वो मौका है कि जो 23 मार्च को हमने देखा, अभी लॉकडाउन नहीं हुआ है, जनता कर्फ्यू हो चुका है, तो उस टाइम पे एक बदलाव आया, और वो इसलिए हुआ कि जो जिनका जिक्र डॉक्टर सिंह ने कहा, जो हमने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस चालू करी और एक माहौल क्रिएट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम एक ना अपना एक नॉर्मल बिहेवियर बनाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब ने मिल के जो फैसला कर लिया कि इस बीमारी को हमने बढ़ने नहीं देना है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि मार्च 23 से इन्फ्लेक्शन आती है, और हम धीरे 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 मार्च 29 के करीब आप देखेंगे कि हमारा डबलिंग रेट 5 पे हो गया। ये इंडिपेंडेंट डेटा मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद में कुछ परटर्बेशन हुई, डिस्टर्बेंस हुई, हम उससे थोड़ा पिछड़े, और फिर आप एक देखिए आगे चलते हुए, जहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 6 लिखा हुआ है। अब अप्रैल 6 जो है उसके बाद कंसिस्टेंटली हम
5 की तरफ और 5 को भी क्रॉस कर गए, मतलब 10 की तरफ बढ़ गए। तो ये जो इफेक्ट अप्रैल 6 को दिखाया जा रहा है इस इमेज में, वो इफेक्ट वो है जो कि बड़ा फैसला जो 24-25 तारीख को लिया गया है।